हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांस बैंक मैनेजमेंट की यूनिट 8 के बारे में, मॉड्यूल 1। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जो दो टूल्स हैं, ये टूल्स हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि इन्फ्लेशन के टाइम में या रिसेशन के टाइम में जब इकोनॉमी में अप डाउन आता है तब उस समय इन टूल्स को यूज करती है। आइए देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या कार्य होता है, ये क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन पर्पज है, जो मेन कार्य है, मेन फंक्शन है, वो क्या है? सप्लाई, मार्केट में क्या सप्लाई करनी है, मतलब मनी की कितनी सप्लाई कर दी है और मार्केट में इसमें कितनी अवेलेबिलिटी है और मनी सप्लाई में की कॉस्ट क्या है। इस सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के बारे में। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड फिजिकल पॉलिसी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो दो पॉलिसी होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको आरबीआई रेगुलेट करती है और फिजिकल पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, वो देखता है कि हमको कैसे क्या करना है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सेकंड, वेरिएंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या कौन कौन से वेरिएंट है? मॉनेटरी पॉलिसी के दो मेन वेरिएंट है। देयर आर टू वेरिएंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी पहला क्या है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या है? लो ग्रोथ टाइम, रिसेशन टाइम। यानी ये जो होता है इसमें रिसेशन टाइम आ जाता है। यानी इस पॉलिसी का कब यूज किया जाता है? जब रिसेशन आ जाता है। यानी रिसेशन का मतलब जब बहुत ज्यादा मंदी हो जाती है मार्केट में, मतलब जब मंदी आ जाती है, जब मंदी आ जाती है तब उसको क्या कहते हैं? रिसेशन टाइम कहते हैं। सेकंड वन है इसी में, मतलब जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है इसके टू पार्ट हैं। पहला है कि लो ग्रोथ टाइम, यानी इस टाइम में इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो लो होती है, यानी बहुत मरे मरे से होती है, मतलब बहुत हल्की हल्की धीमी धीमी से होती है। दूसरा दूसरा क्या है इसका इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? सीआरआर एसएलआर रेपो रेट को रिड्यूस कर, मतलब कर देती है। आरबीआई क्या करेगी जब ऐसी सिचुएशन आएगी? तो सीआरआर एसएलआर रेपो रेट को क्या करेगी? रिड्यूस कर देगी। जब रेपो रेट एसएलआर को, इन रेट्स को क्या करेगी? रिड्यूस कर देगी। तो बैंक्स क्या करेंगी? लोन को पब्लिक को सस्ते रेट पे प्रोवाइड कराएंगे। जब सस्ते रेट पे प्रोवाइड कराएंगे तो मनी की सप्लाई सफिशिएंट हो जाएगी पब्लिक में, और इकोनॉमी जो होगी वो क्या होगी? रिसेशन से बाहर आ जाएगी। सेकंड वन, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ये जो होती है इन्फ्लेशन के टाइम में आती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा क्या? एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब यूज की जाती है? रिसेशन टाइम में को यूज किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है उसको इन्फ्लेशन के टाइम में, यानी जब मनी की वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन वैल्यू ऑफ कमोडिटी, यानी जब वस्तुओं की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और मनी की वैल्यू कम हो जाती है तो वो सिचुएशन कौन सी हो जाती है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है। इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया। एक आइए हम इस पिक्चर को देख करके समझ लेते हैं कि इसका क्या है। इसमें देखिएगा, बूम। बूम का मतलब जैसे हमने साइकिल में पढ़ा था कि सबसे पहले जब कोई भी इकोनॉमी जब टॉप पे चली जाती है, बूम करती है, तो वो फिर क्या होती है? बूम हमेशा नहीं रहती है, उसमें फिर क्या होता है? मंदी आने लगती है, यानी रिसेशन आने लगता है। रिसेशन, अगर रिसेशन को अगर कंट्रोल अगर कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाती है तो फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है, और जब डिप्रेशन में चली जाती है तब फिर उसको रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी बहुत ही दिनों के बाद में, यानी मोर सडन रहती है। तो इसलिए सारी गवर्नमेंट्स क्या कहती हैं? जैसे रिसेशन आता है वैसे ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो आइए हमने ये देख लिया कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी
का क्या रोल है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का क्या रोल है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को रिसेशन के टाइम में यूज है, मतलब रूल है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन के टाइम में। आइए देखते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या टूल्स है? मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल्स है। पहला टूल्स क्या है? जनरल कैटेगरी यानी क्वांटिटिव। क्वांटिटिव दैट मीन क्वांटिटिव या जनरल जनरल कैटेगरी, इसको हम जनरल कैटेगरी के नाम से जानेंगे। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देयर आर टू टाइप ऑफ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देयर आर टू टाइप ऑफ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम कह सकते हैं। तो पहला क्या है? क्वांटिटिव यानी जनरल कैटेगरी। सेकंड वन क्या है? सिलेक्टिव या स्पेशल कैटेगरी यानी क्वालिटेटिव। तो आइए हम पहले देखते हैं कि एक क्वांटिटिव में क्या आता है। दे आर डायरेक्ट टू इम्पैक्ट टू द डिमांड और सप्लाई पार्ट। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। जैसे रेपो रेट को बढ़ा दिया, बैंक रेट को बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा? सप्लाई की जो डिमांड होगी, जो मनी की डिमांड होगी, वो डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगी। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगी तो बैंकें क्या करेंगी? कम से कम पैसा उठाएंगी। जब कम से कम पैसा उठाएंगी आरबीआई से, तो और लोन पब्लिक में कम से कम देंगी, है ना? तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। तो इसके जो मेन टूल्स होते हैं क्वांटिटिव या जनरल कैटेगरी के, रेपो रेट हो गई, बैंक रेट हो गई, हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, ये इनके माध्यम से इसको करती है। और जो क्वालिटिव है, सिलेक्टिव है यानी स्पेशल कैटेगरी है, इसमें हम क्या करेंगे कि मार्जिन मनी का रिक्वायरमेंट यानी मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट, कहने का मतलब है कि क्या करेंगे, मतलब बैंक्स क्या करेंगी कि कोई लोन देने से पहले, लेंडिंग करने से पहले उसकी मार्जिन मनी को ज्यादा बढ़ा देंगी या कम कर देंगी। अगर ज्यादा बढ़ा देंगी तो हो सकता है कि ऐसे बहुत से बंदे हों, जो बहुत सी बंदे हों जो वो मार्जिन मनी ना दे पाए और लोन ना लें, या ये हो सकता है मार्जिन मनी हमने कम कर दी तो जो लोगों के पास कम मार्जिन का पैसा था वो लोन ले लें। डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तब भी पब्लिक में चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा मनी की सप्लाई हो जाएगी। एक्सपोजर सीलिंग मॉडल। आइए आगे हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है, कैसा क्या है। एंड दिस पॉलिसी इम्प्लीमेंट इन द रिसेशन टाइम सच एज द सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट को रिड्यूस कर देती है। ये रिसेशन टाइम में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये रिसेशन टाइम में यूज की जाती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी रिसेशन टाइम में। इंजेक्ट मनी टू द मार्केट, इसमें क्या होता है कि मनी को डायरेक्ट मार्केट में इंजेक्ट किया जाता है। आरओआई ऑफ लोन्स हैज बीन रिड्यूस्ड एंड पब्लिक अवेल मैक्सिमम लोन फॉर द बैंक फ्रॉम द बैंक्स। तो ये क्या करते हैं कि जब सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट जब रिड्यूस हो जाती हैं तो बैंक से क्या करती हैं, बैंकों को सस्ता पैसा मिलने लगता है आरबीआई से, तो बैंकें क्या करेंगी? जब बैंकों को सस्ता मनी मिलेगा तो बैंकें भी पब्लिक को सस्ते में देंगी। जब वो सस्ते में देंगी पब्लिक को, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी। मनी सप्लाई इंक्रीज इन द मार्केट एज रिजल्टेंट, इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई जब मार्केट में बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वस्तुओं की कीमत मतलब बढ़ जाएगी। यानी मनी सप्लाई यानी जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे, जिसका फाइनली जो रिजल्ट क्या आएगा निकल के? कम आउट फ्रॉम द रिसेशन इकोनॉमी, यानी जो जो इकोनॉमी जो रिसेशन में गई थी उससे हम कम आउट हो जाएंगे। अगला जो थी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जनरल प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज्ड। इसमें क्या होता है कि जो वस्तुओं की प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और मनी की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। यानी वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, यानी वस्तुओं की कीमत जब ज्यादा हो जाती है और मनी की कीमत कम हो जाती है तो रिसेशन का टाइम आ जाता है। उस केस में आरबीआई क्या करती है? एसएलआर सीआरआर को इंक्रीज कर देती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ सेल एसएलआर इंक्रीज बाय द आरबीआई। फिर क्या करती है? जब रेट ऑफ
रेट बढ़ जाता है तब क्या करेगी, पब्लिक नॉट इंटरेस्टेड टेकन लोन ड्यू टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय द बैंक। तो दैट कंडीशन में क्या होगा कि बैंक जो होंगी वो आरबीआई जो आरबीआई से जो मनी ले रही हैं तो वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी या उनके पास फंड ही अवेलेबल नहीं होगा, जैसे एसएलआर बढ़ा देंगे, तो जब एसएलआर बढ़ जाएगा तो उनके पास उतना फंड नहीं होगा जितना कि पहले होता था, तो वो फाइनली क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगी तब क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगी तब क्या होगा कि पब्लिक कम से कम लोन लेगी, रिड्यूस मनी सप्लाई इन द मार्केट। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि मनी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाएगी। अब मनी सप्लाई जब मार्केट में कम हो जाएगी तो जो वस्तुओं की जो कीमत है वो डाउन हो जाएगी और फिर से मतलब जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगी। नोट, बीआर इज द रेट ऑफ द आरबीआई नॉट अ बेस रेट। जो बीआर होती है, जो बैंक रेट होती है, ये आरबीआई की भाषा में यूज की जाती है, ना कि ये बेस रेट। बैंक की बेस रेट और ये बोथ आर डिफरेंट, बैंक रेट एंड बेस रेट बोथ आर डिफरेंट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, ये दोनों एक नहीं है। आइए आगे हम देख लेते हैं कि फिजिकल पॉलिसी। अब हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट। यानी गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का सिस्टम है उसको से रिलेट करती है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जब आरबीआई से कंट्रोल नहीं होता है या गवर्नमेंट को लगता है कि आरबीआई कंट्रोल देरी से कर पाएगी तो वो इस पॉलिसी को यानी फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट करती है और कुछ ऐसी पॉलिसियों को बनाती है जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से मतलब जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से रिलेट करती है, जिसमें पेमेंट और रिसिप्ट शामिल होता है। इट इज द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिफ्लेक्टेड थ्रू द एनुअल बजट फॉर्मुलेशन। और एक बजटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी एक बजटरी पॉलिसी है। एक बजटरी पॉलिसी है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको करेगी, क्योंकि आरबीआई का तो आरबीआई बजटिंग बजट यानी जैसा कि बजट, तो ये उसको करेगी। अब टूल्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, देयर आर थ्री मेन टूल्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के थ्री टूल्स होते हैं, टैक्सेशन, पैटर्न ऑफ एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, टैक्सेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट जैसे कि जीएसटी हो गया, हमारा इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट तौर पे लिए जाए। ठीक है, आगे हम क्या कर लेते हैं, इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको ओवरव्यू करते हैं। डिस्काउंट रेट इज रेफर टू एज अ बैंक रेट। डिस्काउंट मतलब बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। सेकंड वन, मॉनेटरी पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फ्रेम करता है, आरबीआई। फिजिकल पॉलिसी को कौन फ्रेम करता है, फिजिकल पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने ये देखा यहाँ पे लिखा था, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। यानी SAC as for supply, A for availability, C for cost। SAC of money, SAC of money, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर SLR, CRR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये डिफरेंट टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल्स क्या है, SLR, CRR, बैंक रेट, ओपन मार्केट। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम CRR कौन फिक्स करता है, आरबीआई। मिनिमम मैक्सिमम CRR कौन फिक्स करता है, आरबीआई। रिड्यूस द CRR when आरबीआई wants to increase liquidity in the banking system। जब आरबीआई चाहती है कि बैंकिंग सिस्टम में मनी इंक्रीज हो तब वो क्या करेगी, सीआरआर को रिड्यूस कर देगी, सीआरआर को रिड्यूस कर देगी। MSS bond are used under sterilization operations
IMSS bond refer to या are used under crystallization operations. Reserve ratio transaction is observed liquidity from the banking system. रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? एक ऑब्जर्व करते हैं किसको? लिक्विडिटी को। कहां से? बैंकिंग सिस्टम से। यानी रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करते हैं। FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट enacted on the recommendation of डॉक्टर एस शर्मा कमेटी। ये डॉक्टर एस शर्मा की कमेटी से इसको ने रिकमेंड किया, तब ये बना FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये हमारा वही बिजनेस साइकिल का फिर से हमने रिपीट कर दिया है। ये बिजनेस साइकिल की 4 स्टेटस होती हैं जो हमारा मतलब इसमें दिया गया है। इसी मॉड्यूल में जो बिजनेस साइकिल के बारे में दिया गया है वो हमारा है यूनिट 5, जिसमें ये है बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।